हेलो, मैं डॉक्टर श्रीमती अलका मिश्रा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज वैशाली नगर भिलाई से। मुझे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा एमए सेकंड सेम के फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर एरिस्टोटल के संबंध में जानकारी देने का दायित्व दिया गया है। एरिस्टोटल महान ग्रीक फिलोसोफर, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। फेमस बुक पॉलिटिक्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल जन्म है ईस्वी पूर्व 365। स्थान है इस्तागिरा, यूनान का नगर राज्य। पिता का नाम निकोमार्कस और सिकंदर के पिता सम्राट फिलिप के दरबार में आप राजवैद्य थे। शिक्षा इन्होंने प्लेटो की अकादमी में 20 वर्ष तक रह के प्राप्त की थी। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर के प्लेटो उनके गुरु उन्हें अकादमी का मस्तिष्क कहा करते थे। इनकी प्रमुख रचना है पॉलिटिक्स, जिसे कि राजनीतिक साहित्य के अनमोल धरोहर माना जाता है। अरस्तु से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने जो वक्तव्य दिया है, उनकी प्रतिभा के बारे में जो कहा है, उससे भी थोड़ा हम जान लेते हैं। दांते प्रसिद्ध विद्वान, उन्होंने अरस्तु के संबंध में कहा था, अरस्तु बुद्धिमानों का गुरु है। इसी प्रकार से मैक्सी, इन्होंने अरस्तु के संबंध में कहा था, अरस्तु विश्व का प्रथम राजनीति वैज्ञानिक था। डेनिंग ने कहा है, राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि उन्होंने राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान का स्रोत प्रदान किया था। अरस्तु वाकई में बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तियों में से थे। इस संबंध में मैक्सी के विचार को हम जानना चाहेंगे। मैक्सी ने कहा था, शताब्दियों तक तर्कशास्त्र पर अरस्तु, यांत्रिकी पर अरस्तु, नक्षत्र विज्ञान पर अरस्तु, आचार विज्ञान पर अरस्तु, कला पर अरस्तु, अर्थशास्त्र पर अरस्तु, राजनीति पर अरस्तु, अरस्तु ही अंतिम शब्द था। यह एक ऐसी सत्ता थी जिससे बढ़कर और कोई सत्ता हो ही नहीं सकती थी। अनेक विषयों पर अरस्तु ने लिखा है और निस्संदेह वे बहुत ही चमत्कारी व्यक्ति के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कि उन्होंने जिस भी विषय पर लिखा वो पूर्ण अधिकार के साथ उन्होंने लिखा था। एरिस्टोटल के दास प्रथा का सिद्धांत, व्यू ऑन स्लेवरी। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में ही राज्य संबंधी विचार और दास प्रथा संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। अरस्तु के पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं। 8 भाग में प्रथम भाग में ही दास प्रथा का उसने उल्लेख किया है। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें उन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया है और इस कारण मैक्सी ने पॉलिटिक्स को प्रतिबंधित पुस्तकों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, यह बात कही, क्योंकि यह पुस्तक मानवता का अपमान करती है। कोई भी विद्वान जब कोई थॉट देता है तो वह अपने उस जिस वातावरण में वह पलता है, बढ़ता है, उससे वह अछूता नहीं रह सकता। क्योंकि अरस्तु जिस वातावरण में पल रहा था, उस समय वहाँ पे दासों की संख्या अत्यधिक थी। प्राचीन यूनान में, मिस्र में, बेबीलोनिया में, रोम में दास बहुत ही अधिक मात्रा में थे और दास प्रथा को उचित माना जाता था। उस समय की सामाजिक संरचना का आधार दास थी। दास जो थे घर में, खेत में, खलिहानों में काम किया करते थे और ये उत्पादन के सजीव उपकरण थे। इसीलिए अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है और समर्थन के संबंध में उन्होंने कुछ तर्क भी दिया है। पहला तर्क है, पराजितों पर विजेताओं का अधिकार होता है। इस संबंध में जेनोफोन का समर्थन करते हुए अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति का शाश्वत नियम है कि पराजितों के ऊपर विजेता का उसकी संपत्ति और उसके शरीर पर विजेताओं का अधिकार होता है। दूसरा तर्क अरस्तु देते हैं,
चूंकि अरस्तु स्वयं कई दासों का स्वामी थे, इसलिए भी वह दास प्रथा का समर्थन करते हैं। तीसरा तर्क, चूंकि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक संरचना दासों के ऊपर टिकी हुई थी यूनान की, इसलिए भी अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है। और अरस्तु दास प्रथा का समर्थन इस कारण भी करता है कि दास न केवल सामाजिक जीवन के सामान्य अंग थे, बल्कि वे अनिवार्य अंग भी थे। और अरस्तु दास प्रथा का समर्थन इसलिए भी करता है कि दास उत्पादन के सजीव उपकरणों में से थे। इसलिए कैटलिन महोदय अरस्तु के इस थॉट के संबंध में कहते हैं, अरस्तु इस संबंध में कोई संदेह व्यक्त नहीं करता कि दासता न केवल मानव जाति की अति प्राचीन प्रथा है, वरन पूर्ण रूप से उचित भी है। अब हम देखेंगे दास प्रथा के आधार। अरस्तु ने 3 आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया है। फर्स्ट है मनुष्य में प्राकृतिक असमानता। अरस्तु की मान्यता है कि प्रकृति ने ही मनुष्य के बीच में असमानता उत्पन्न की है। कुछ को योग्य बनाया है, कुछ को अयोग्य बनाया है, कुछ को विवेकवान बनाया है और कुछ को बुद्धिहीन बनाया है। जो योग्य है, बुद्धिमान है, वह स्वामी है, शासक है, और जो बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, वह शासित है, दास है। उनका यह कर्तव्य है कि वह शासक के अधीन रहे और अपने जीवन स्तर में सुधार करे। दूसरा है योग्य का अयोग्य पर शासन। यह भी प्रकृति का नियम है कि योग्य व्यक्ति का हमेशा अयोग्य के ऊपर शासन होता है। और अरस्तु यह भी तर्क देते हैं कि कुछ के भाग्य में केवल शासित होना लिखा होता है और कुछ के भाग्य में केवल शासन करना होता है। कुछ लोग जन्म से ही शासन करने के लिए बने हैं, यानी वो स्वामी हैं, और कुछ लोग केवल जन्म से ही शासित होने के लिए बने हैं, वह दास है। इस प्रकार से भाग्य में ही लिखा होता है शासित होना या शासक होना, स्वामी होना या दास होना। तीसरा है कार्य की क्षमता का आधार। इस आधार पर अरस्तु तर्क देते हैं कि मनुष्य में न केवल मानसिक और बौद्धिक क्षमता में अंतर होता है, बल्कि उनकी शारीरिक बनावट और कार्य करने की क्षमता में भी अंतर होता है। अरस्तु का कहना है कि प्रकृति ने ही जिस मनुष्य को शासन करने के लिए बनाया है, जिनमें बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, उनके शरीर को सरल बनाया है, नाजुक बनाया है। और जिस व्यक्तियों में बौद्धिक क्षमता नहीं होती, जो केवल शारीरिक श्रम करने के लिए ही बने हैं, तो उनका शरीर प्रकृति ने तगड़ा बनाया है, मजबूत बनाया है। इस संबंध में अरस्तु स्वयं क्या कहते हैं, उनके थॉट को देखें। अरस्तु कहते हैं, प्रकृति स्वतंत्र पुरुष और दास के शरीर में भी भेद करना चाहती है, अतः वह एक दास के शरीर को आवश्यक सेवाओं के लिए तगड़ा बनाती है और स्वतंत्र पुरुष के शरीर को सरल बनाती है। इस प्रकार अरस्तु ने 3 आधार पर दास प्रथा को न केवल प्राकृतिक बल्कि जन्मजात भी बताया है। दास संपत्ति है। अब हम देखेंगे अरस्तु के दासता के संपत्ति के ऊपर उन्होंने क्या विचार, क्या थॉट दिया है। अरस्तु कहते हैं, दास प्राकृतिक है, दास स्वाभाविक है और दास परिवार का एक आवश्यक अंग है। साथ ही अरस्तु यह भी कहते हैं कि सुखमय पारिवारिक जीवन के लिए दासों का होना अत्यधिक आवश्यक है। साथ ही अरस्तु का यह भी कहना है कि दास पारिवारिक संपत्ति का ही एक अंग है। इस प्रकार अरस्तु ने दास को एक संपत्ति के रूप में स्वीकार किया है। और उनका कहना है कि संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है अचल संपत्ति अथवा निर्जीव संपत्ति, जैसे खेत, खलियान, बाग, बगीचे, मकान, ये है निर्जीव संपत्ति। और दूसरी है चल संपत्ति अथवा सजीव संपत्ति, जो कि गतिशील होती है, जिसमें जीवन होता है, वह है पशु। साथ ही अरस्तु दास को भी सजीव, गतिशील, चल संपत्ति के अंतर्गत रखता है। और अरस्तु यह भी कहता है कि जितनी भी संपत्तियां हैं, उन सब संपत्तियों में दास जो है वह अग्रणी है।
दास संपत्ति ज्यादा जरूरी है। फिर देखते हैं, दास प्रथा उपयोगी है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक और स्वाभाविक होने के साथ साथ यह उपयोगी भी है। यह स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है। पहले हम देखेंगे स्वामी की दृष्टि से दास क्यों उपयोगी है। अरस्तु का कहना है कि स्वामी के ऊपर, शासक के ऊपर सामाजिक और शासन से संबंधित कई दायित्व होते हैं और उसे कुछ आराम के क्षण चाहिए होते हैं उन सब कार्यों को करने के लिए। साथ ही साहित्य और संस्कृति की रचना के लिए भी उन्हें कुछ वक्त चाहिए होता है, कुछ समय चाहिए होता है, जिसे वह आराम के क्षण कहता है। तो स्वामी ही उन्हें ये आराम के क्षण देते हैं। दास ही उन्हें आराम के क्षण देते हैं। वे स्वामी के खेत खलियान बाग बगीचे में काम करते हैं और उन्हें उचित समय प्रदान करते हैं ताकि वह साहित्य और संस्कृति की रचना कर सके। इस प्रकार से दास प्रथा स्वामी की दृष्टि से उपयोगी है। फिर अरस्तु दास प्रथा को दास की दृष्टि से भी उपयोगी मानता है। किस तरह से? अरस्तु का कहना है कि दासों में भले बुरे की समझ नहीं होती, वह विवेकहीन होता है, बुद्धिहीन होता है, उसमें उच्च कोटि की नैतिकता नहीं होती, अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसे भले बुरे की समझ नहीं होती। लेकिन जब वह दास के स्वामी के संपर्क में रहता है तो उसके संपर्क में रहने से उसके जीवन स्तर में सुधार आने लगता है, उसमें नैतिक गुणों का विकास होने लगता है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठने लगता है और धीरे धीरे वह दासत्व के गुणों से मुक्त होने लगता है। तो इस प्रकार से जीवन को बेहतर करने का अवसर दासों को स्वामी के संपर्क में रहने से ही मिलता है। इसलिए दास प्रथा स्वामी की दृष्टि से भी उचित है। इस संबंध में अरस्तु के शब्दों को हम देखें, अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु का थॉट क्या है। अरस्तु कहते हैं, दास प्रकृति के मनुष्यों के लिए दासता उपयोगी है और उचित दोनों है। दास प्रकृति के मनुष्यों के लिए दासता उपयोगी और उचित दोनों ही है। इस प्रकार से अरस्तु ने दास प्रथा को उपयोगी बताया है, स्वामी की दृष्टि से भी और दासों की दृष्टि से भी। दास संपत्ति है, इसे एक डायग्राम के माध्यम से भी जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। दास प्रथा न्यायोचित है, दास संपत्ति की तरह ही उपयोगी है और संपत्ति दो प्रकार की होती है, सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति यानी कि जो गतिशील है, जो चल सकती है, जैसे कि पशु और दास। और निर्जीव संपत्ति भूमि, घर, बाग, बगीचे, खेत खलियान, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया जा सकता। अरस्तु दास को पारिवारिक संपत्ति के अंतर्गत रखता है और परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य मानता है और परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला एक साधन मानता है। और समस्त संपत्तियों में अरस्तु दास को अग्रणी संपत्ति कहता है। अब देखते हैं दासों के प्रकार। अरस्तु ने दास के दो प्रकार बताए हैं। एक तो है प्राकृतिक या स्वाभाविक दास, नेचुरल स्लेवरी। दूसरा है वैधानिक या कानूनी दास, जिसे कहते हैं लीगल स्लेवरी। प्राकृतिक दास यानी प्रकृति ने ही जिसे मंद बुद्धि, अयोग्य, विवेकहीन बनाया है, वह प्राकृतिक दास है। दूसरा है वैधानिक दास। अरस्तु ने कहा है कि युद्ध में जो राज हार गया है उसके व्यक्ति जो बंदी बनाए गए हैं वे वैधानिक दास है या लीगल स्लेवरी है। अरस्तु का कहना है कि जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है उसी प्रकार से पराजित राष्ट्र के ऊपर विजयी राष्ट्रों के लोगों का शासन होता है। चूंकि उसमें विवेक और बुद्धि अधिक थी इसीलिए वो जीते हैं और जिनके पास विवेक और बुद्धि नहीं थी उनकी हार हुई है। तो जो हारे हुए हैं वह और उन्हें बंदी बनाया गया है वह दास हैं
और जो जीते हुए हैं उन्हें वह स्वामी के अंतर्गत रहता है, रखता है। अरस्तु का तर्क है कि जिस प्रकार से आत्मा शरीर पर शासन करती है उसी प्रकार से स्वामी दास के ऊपर शासन करते हैं, यानी विजेताओं का पराजितों के ऊपर शासन होता है। यहाँ पे अरस्तु एक तर्क यह देते हैं कि यूनान के लोगों को युद्ध में पराजित होने के बावजूद भी उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें केवल शासन करने के लिए बनाया है और उन्हें बुद्धिमान और विवेकवान बनाया है। यहाँ पे अरस्तु का यह तर्क कुतर्क लगता है। एक तर्कशास्त्र के पंडित को इस तरह से कहना कि यूनानियों को युद्ध में पराजित होने के बावजूद भी बंदी नहीं बनाया जाएगा, तो ये कुतर्क ही लगता है। ये उनके जातिगत मिथ्याभिमान का घोतक है। इस कारण उन्हें आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। आगे देखते हैं स्वामी और दास के संबंध आपस में कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में अरस्तु के क्या थॉट है। अरस्तु का कहना है शरीर व अंगों का जैसा संबंध होता है वैसे ही स्वामी और दास का संबंध होना चाहिए। स्वामी को चाहिए कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण दयालुता और उदारता का व्यवहार करे, और वहीं दास का यह कर्तव्य है कि अपने स्वामी द्वारा दिए गई प्रत्येक आदेशों और निर्देशों का वह पालन करे।